अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में पिछले 2-2.5 सालों में जितनी भी इमिग्रेशन के अंदर चेंजेस आई हैं, ये सारी आप लोगों की इसकी जो भी टाइमलाइन है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिसने जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टूडेंट वीज़ा वालों को, स्किल्ड वर्कर रूट वालों को या केयर वीज़ा वालों को जो है ना वो हिट किया था, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई कौन कौन से रूल्स इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें 2023 की, जब ऋषि सुनैक की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था कि बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए जो ये अपना वीज़ा स्विच करवाते थे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ड्यूरिंग डिग्री, इन्होंने ये वाली सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो ख़त्म कर दी थी। अब ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब आपको आपकी डिग्री करनी पड़ेगी, चाहे बैचलर पे आ रहे हो या मास्टर्स में आ रहे हो, या फिर आपकी जो कैस है उसके ऊपर जो कोर्स कंप्लीशन डेट है एटलीस्ट आपको वो गुजारनी पड़ेगी। एक एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक मेरे कैस के ऊपर कोर्स कंप्लीशन की डेट लिखी हुई है 6 सितंबर 2026। तो मुझे इस डेट के बाद ही ये अलाउ होगा कि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले सकता हूँ। क्योंकि होता क्या था कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते थे वो यूनिवर्सिटीज़ को फीस दिए बगैर ही अपना जो वीज़ा है उसको स्विच करवा लेते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ को भी लॉस होता ही होता था। और होम ऑफिस के ऊपर भी एक ये टैग था कि भाईजान इसका मतलब है कि आपने ये पहले चीज़ देखी नहीं कि जो यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है वो पढ़ने के लिए आ रहा है, जेन्युइन स्टूडेंट था भी या नहीं था। तो ये एक इन्होंने बहुत बड़ी चेंज लाए थे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रूल्स के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजेस होती रही, ताकि जो इनका माइग्रेशन नंबर है ये इसको कम से कम कर सके। तो जो सबसे बड़ी चेंज आई थी वो फिर इन्होंने 1 जनवरी 2024 से एक चेंज इन्होंने इम्प्लीमेंट की कि अब जो है वो यूके के अंदर बैचलर्स में तो पहले भी अलाउ नहीं थे, लाइक जो टॉट मास्टर्स के प्रोग्राम है वो लोग अपने साथ यहाँ पे अब डिपेंडेंट नहीं ला सकेंगे। अब कौन डिपेंडेंट ला सकेगा? सिर्फ वो लोग जिनकी मास्टर्स बाय रिसर्च है, रिसर्च डिग्री है, या पीएचडी वाले लोग। तो पहले चूंकि यहाँ पे डिपेंडेंट हर बंदे को अलाउ था मास्टर्स में, जो भी आप डिग्री में एडमिशन लेते थे तो हर बंदे के साथ यहाँ पे फैमिली आ जाती थी। तो एक इसका मकसद यही था कि वही जो इनका नेट माइग्रेशन वाला नंबर है उसको कम करना। तो अब 1 जनवरी 2024 के बाद जिसकी भी कोर्स स्टार्ट डेट है भाई वो अपना डिपेंडेंट यहाँ पे ना बुला सकता है ना ला सकता है। इससे पहले जिनके थे अगर वो नहीं भी लाए थे उनको अलाउ था कि वो यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ बुला सकते हैं या रख सकते हैं। इसी तरह ही अगली चेंजेस आई वो थी जी 6 फेब 2024 से इम्प्लीमेंट हुई, जिसके अंदर इन्होंने IHS फीस जो है वो तकरीबन 66% उसको इंक्रीज कर दिया। उसके बाद अगली फिर मेजर एक चेंज आई 11 मार्च 2024 से, जिसके अंदर इन्होंने 2 ऑक्यूपेशन कोड्स लाइक केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स 6145 और 6146 वाले, इनके ऊपर बैन लगा दिया कि अब ये अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स यूके के अंदर नहीं बुला सकते। ये जो चेंज थी ये 11 मार्च 2024 से इंप्लीमेंट हुई थी। तो वो लोग जिनको COS 11 मार्च 2024 के बाद इशू हुआ था वो अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ यहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं बुला सकते। हाँ, अगर आपका COS 11 मार्च 2024 से पहले का इशू है तो भाई तब आपको ये अलाउ है कि आप यहाँ पे अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स बुला सकते हो, ठीक है, उनको रख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस वाला वीज़ा जो स्विच होता था, इवन फ्री स्पॉन्सरशिप भी लोगों को मिलती थी, वो यही था केयर का वीज़ा और सीनियर केयर का वीज़ा। उसके बाद अगली चेंज इन्होंने इंप्लीमेंट की 14 मार्च 2024 से। लाइक इन्होंने एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती थी यूके की, उसको इन्होंने खत्म करके उसको बना दिया इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, जिसके अंदर इन्होंने ऑक्यूपेशंस भी कम कर दिए। अब वो ऑक्यूपेशंस जो कि ISL लिस्ट के अंदर है उनको एक डिस्काउंटेड सैलरी रेट मिलता है। लाइक अगर वो बंदा जिसको किसी एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर करना है और उसका ऑक्यूपेशन फॉल करता है ISL के अंदर, तो उसको उसकी आगे प्रॉपर उन्होंने दी हुई है कि उसको आप कितने सैलरी का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके अलावा सैलरी का डिस्काउंट मिलता है न्यू एंट्रेंट वालों को या PhD वालों को। वो सारा कुछ gov.uk की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब अगली जो बड़ी चेंज आई थी वो आई थी 4 अप्रैल 2024 से। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चेंज थी जिसने यहाँ पे स्टूडेंट्स को हिट किया था, जिसके अंदर इन्होंने सैलरी थ्रेशोल्ड जो कि पहले हुआ करता था 26,200 उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 38,700। लाइक जो स्पॉन्सरशिप थी उसको यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना दिया, कम्पिटिटिव बना दिया। भाई मिलती आज भी हैं, लेकिन अब चूंकि इतना थ्रेशोल्ड है, अब वही बंदा जो प्रॉपर कोई एक्सपीरियंस है, किसी के पास प्रॉपर पढ़ा लिखा बंदा है, जिसके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं,
तभी एम्प्लॉयर उसको इतनी सैलरी पे यहाँ पे रखेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक जो पहले एक ईजी था कि 26,200 तो तकरीबन हर बंदा यहाँ पे ऑफर आपको इजीली कर देता था, तो अब ये जो थ्रेशोल्ड था इन्होंने जो 4 अप्रैल 2024 से इसको बढ़ा दिया था। अच्छा, अब इसी तरह ही जिन लोगों के पास 4 अप्रैल 2024 से पहले का COS था, लाइक जो लोग यहाँ पे 26,200 पे आए थे, अगर उनका COS एक्सपायर भी होता है और उन्होंने रिन्यू भी कराना है तो उनके लिए वही पुराने वाला थ्रेशोल्ड ही चलेगा। इसके बाद जो अगला चेंज था जो कि यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के लिए था, लाइक फैमिली वीजा वालों के लिए, उसका भी थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। लाइक 18,600 से उसको बढ़ा के कर दिया था 29,000। लाइक अगर आपकी यहाँ पे अगर आपने फैमिली बुलानी है, अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं, तो आपकी जो पर एनम इनकम है वो होनी चाहिए 29,000 पाउंड्स। अब जो एक नया रूल आया है जो कि 9 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगा, जो कि स्पेसिफिकली है केयर वीजा वालों के लिए। लाइक सबसे पहले तो उनका थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 23,200 से 25,000। लाइक अब जो जिसको भी केयर वीजा लेना है उसको 25,000 सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करना पड़ेगा। और सेकंड जो इन्होंने ये एक चीज़ जो कि अच्छी न्यूज़ है जो इनसाइड यूके वाले लोग हैं कि भाई अब इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अगर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करनी भी है केयर या सीनियर केयर वीज़ा के लिए तो आपके एम्प्लॉयर को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि ये बंदा आपने बाहर से बुलाया है, ठीक है। तो पहले जो लोग अंदर के हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जनरल स्टूडेंट वीज़ा की, तो भाई यहाँ पे आपको पता है आपको एक वीक के अंदर 20 आवर्स अलाउ है, ठीक है, और आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है जो भी आपका हॉलीडे पीरियड होता है। ये आपको कैसे पता चलता है? जैसे ही आप यहाँ पे आओगे स्टूडेंट वीज़ा पे, तो भाई आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टर्म टाइम लेटर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से। ये बहुत ज़रूरी है और यही लेटर आपको आपके एम्प्लॉयर को जमा करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें यहाँ से स्टूडेंट डिपोर्ट हुए हैं क्योंकि तो उन्होंने पर वीक ज़्यादा काम किया हुआ था, जो कि बाद में जब भी किसी भी स्टेट पे होम ऑफिस को रिपोर्ट होगा तो मेरे भाई वो इस चीज़ पे एक्शन लेंगे और ये सीधा सीधा वीज़ा ब्रीच है और वो आपको यहाँ से निकाल देंगे। टर्म टाइम लेटर के ऊपर बाकायदा डेट्स लिखी होती हैं कि इस डेट से इस डेट तक आपका स्टडी पीरियड है, इस डेट से इस डेट आपको छुट्टियां हैं जिसमें आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है, तो आपने उसके हिसाब से ही काम करना है। अगला काम जो स्टूडेंट है भाई स्टूडेंट वीज़ा पे, इवन अगर आपकी टर्म डेट के ऊपर फुल टाइम वर्क अलाउ भी है, आप कोई भी फुल टाइम परमानेंट वैकेंसी फिल नहीं कर सकते, ठीक है। आप 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फुल टाइम काम कर सकते हो, लेकिन कोई अगर वैकेंसी जो परमानेंट फुल टाइम वाली है आप वो फिल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपने अप्लाई करना है आपने पार्ट टाइम वैकेंसीज के लिए ही अप्लाई करना है। हाँ, अगर वो आपको 1-2 महीने के लिए फुल टाइम आवर्स देते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई वैकेंसी क्लासिफाइड है एज फुल टाइम परमानेंट वैकेंसी, वो आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं फिल कर सकते। जो लोग NHS के ऊपर भी या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी रिजेक्शन की वजह ये होती है कि सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपको स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर फुल टाइम परमानेंट वैकेंसी फिल करने की इजाज़त है ही नहीं। वैकेंसी क्लासीफाई होनी चाहिए एज अ पार्ट टाइम, ठीक है, लेकिन जो आपका छुट्टियों का पीरियड है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ज़्यादा आवर्स देता है आपकी पार्ट टाइम वैकेंसी के ऊपर ही, तो 1-2 महीने आप वो कर सकते हो, लेकिन वो आपकी वैकेंसी क्लासीफाई रहती है एज अ पार्ट टाइम वैकेंसी। अगला जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि भाई PSW पे आप डिपेंडेंट यहाँ पे बुला सकते हो, तो अगर आपने ड्यूरिंग स्टडी पीरियड जो आपका चल रहा था, अगर आपको अलाउ थे डिपेंडेंट, उसमें अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स नहीं बुलाए, जो उनका वीज़ा फाइल नहीं किया, तो भाई PSW में आप उनको यहाँ पे नहीं बुला सकते। ये भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके भी इनको जो है ना वो डबल चेक कन्फर्म कर सकते हो। अगली चीज़ जो नए रूल्स के बाद आई थी कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ आया हूँ और मैं जो है ना उसका डिपेंडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन मेरी वाइफ का स्टडी पीरियड चल रहा है, तो क्या मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट बन सकती है जो कि पहले स्टूडेंट वीज़ा पे थी? तो भाई वो बिल्कुल आपके डिपेंडेंट बन सकती है, लेकिन बात वही है जो उसके कैश के ऊपर डेट थी जो भी लिखी हुई है उसको वो डेट पास करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपकी डिपेंडेंट बन सकती है। अगर उससे पहले आपने उसका वीज़ा फाइल कर दिया तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, या तो उसको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी या मिनिमम जो भी उसकी कैश के ऊपर डेट है उसको वो डेट गुजारनी पड़ेगी, देन वो आपकी डिपेंडेंट बन सकती है जो पहले यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी। तो ये एक जर्नल सी चीज़ें हैं, जर्नल से एक टाइमलाइन थी रूल्स की कि क्या क्या रूल्स पहले थे और अब तक जितने भी रूल्स आए हैं मैंने कहा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।